खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें, फिर हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, हम उनको भी कोई शरीक गुफ्तगू करेंगे। कालअदम तहरीक के लब्बैक के साथ होने वाला मुआहिदा क्या है, उसकी तफसीलात सामने नहीं आई और काबीना के सामने भी नहीं रखेंगी। एक अहम शख्सियत इस हवाले से हमारे साथ होंगी। इत्तेहादी वज़ीर आज़म से कौन से सख्त फैसले करवाना चाहते हैं, इस पर भी बात होगी। और इमदादी पैकेज के साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है, ये क्या सिलसिला है। उधर मजाक बन गया अफ़गानिस्तान और भारत का मैच, क्या ये मैच फिक्स था। नाज़रीन, हमारे साथ मारूफ आलिम दीन जनाब मुफ्ती मुनीब साहब हैं। मुफ्ती साहब, आप आ रहे हैं? वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये मौलाना, आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल था इसमें और खुदा का शुक्र है कि एक बड़े क्राइसिस से हम बच भी गए। तो आप क्या हमें और कौम को एतमाद में लेंगे कि क्या आने वाले आइंदा दिनों में हम मस्बत जो डेवलपमेंट्स है इस ज़मन में उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनाब मुफ्ती साहब? जी, हेलो हेलो जी मुफ्ती साहब, आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ कट जाती है बीच में आपकी, अब आई है। जी, मैं दोबारा सवाल किए देता हूँ। मुफ्ती साहब, एक यानी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई, आपका बड़ा पिवटल रोल था इसमें और एक खौफ और राज ख़त्म हुआ, खुदा का शुक्र है। तो क्या आइंदा भी आप समझते हैं कि ये मामलात मस्बत अंदाज में आगे चलेंगे और कैसे आप हमें और कौम को एतमाद में लेंगे, जो भी हुआ जिस लेवल पे भी आपने रोल प्ले किया? जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सईद काजी साहिब, आपका शुक्रिया। और मैं इस बात पर भी आप हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में जनाब आरिफ हमीद भट्टी ने इस अमन की इस कोशिश के हक में चंद कलिमात कहे और अच्छे अंदाज में कहे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इसका अजर अता फरमाए, क्योंकि मुझे अफसोस है कि बाज़ लिबरल हजरात पर अमन की ये कामयाब कोशिश इतनी भारी गुजरी कि जैसे उन पर मजलिस शाम गरीबा बरपा है और परेशान हैं कि ये क्या हो गया। गोया इसके मुंतज़िर थे कि लाशें गिरें और वो उसकी रनिंग कमेंट्री नशर करें। मैं और पूरी कौम अल्लाह ताला के हुजूर शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने इस कत्ल गारत की इस मुमकिना सूरत को टाल दिया और जो फैसला करने की क़ुव्वत रखते हैं उनको ये हिकमत व बसीरत अता फरमाई कि इस मसले को पुरअमन तरीक़े से और मुकालमे से हल किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही ये मसला हल हो गया है। और आज की तारीख तक मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पूरी कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अब तक मामलात दुरुस्त समत में जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये इसी दुरुस्त समत में अंजाम को पहुँचेंगे और आगे मामलात इंशाअल्लाह अहसन तरीक़े से और सियासी अक़दार के मुताबिक चलाए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, एक तो आपने इस मुल्क को बहुत बड़ी खून रेजी से बचाया और अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। एक किसी ने नाहक इंसान की जान बचाई, पूरी कोया कि इंसानियत बचाई। लेकिन कुछ लोग, हुकूमती लोग, मुझे लगता है जो इस मुल्क में कत्लो गारत चाह रहे थे, उन्हें अब तक चीज़ हजम नहीं हो रही और वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे अमन के सफ़र में रुकावट हो। क्या आप समझते हैं वो कामयाब हो जाएंगे? ये आपका तजिया दुरुस्त है कि हुकूमत के अंदर ऐसे, आपकी आवाज़ फिर कट गई। जी, हम सुन पा रहे हैं। फरमाएं, आपकी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है? जी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपका ये तजिया दुरुस्त है कि हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे अनासिर मौजूद थे कि जो आग के शोलों को भड़काना चाहते थे और जो मुल्क को फसाद से दो चार करना चाहते थे। अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र है कि उसने
उनके अज़ाइम को नाकाम बनाया और रियासत के इदारों के अंदर ही से ऐसे अल्लाह ताला ने बाइख्तियार अफराद को तौफीक अता फरमाई कि वो मुल्क को इस फसाद से बचाएं और पुरअमन तरीके से इस मसले को हल करें। कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर नीयत ठीक हो, अज़ाइम ठीक हो, तो उन्हें मुकालमे के ज़रिए और पुरअमन तरीके से हल न किया जा सकता हो। मुफ्ती साहब, बड़ा आपने बजा फरमाया और बड़ी अच्छी बात है, मुकालमा हुआ है, गुफ्तगू हुई है और हमारे लिए बड़ी ये खुशी की खबर है। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही, 14-15 दिन पहले हम किया कि हमने इसमें फसाद कौन है? आप कह रहे हैं कि दोनों साइडें पाकिस्तानी हैं, दोनों अमन चाहती हैं, इख्तलाफ क्या था ये 14-15 दिन? ये जो जीटी रोड पे करोड़ों लोगों के साथ जो उनको कैद में रखा गया, उनका इंटरनेट बंद रहा, बिजनेस बंद रहा, वो किस चीज़ पे आपका ये 15 दिन क्या डिले किस बात पे हुआ है? मुझे तो समझ ही नहीं है अभी तक मसला है क्या। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि आपका ताल्लुक शोबे, आपकी आवाज नहीं आ रही जी? सुन रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं आपकी आवाज साहब, आप फरमाइए, आपकी आवाज ठीक आ रही है मुफ्ती साहब। ठीक है, मैं इस बात पर हैरान हूँ कि आप सहाफ़ी हैं, आपको पता है कि इब्तिदाए रमज़ान में शहरी के वक्त एक मुआहदा हुआ, उस मुआहदे पर 2 वफाकी वज़रा, एक सूबाई वजीर ने दस्तखत किए, गवर्नर पंजाब मौजूद थे। आप ये सवाल क्यों नहीं करते कि 8 महीने तक इस मुआहदे पर अमल क्यों न किया गया, बल्कि इस मुआहदे के बरक्स क्रैक डाउन किया गया, मुकदमात कायम किए गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया, जज्बात को मुश्तइल करने की कोशिश की गई। आपको तो ये चीजें हाईलाइट करनी चाहिए कि इस सूरत हाल के पैदा होने के असबाब क्या थे, क्योंकि असबाब के बगैर तो कोई सूरत पैदा नहीं होती। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, आपने बजा फरमाया। पूरी बात सुन लें। जी पूरी बात तो सुने ना। फिर वो हजरात अपने एहतजाजी बैनर लेकर अपनी जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के सामने खड़े हुए, तो कोई आया कि चलो 8 माह नहीं किया तो अब हम मसाइल को हल किए देते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं अर्ज करता हूँ, गुजारिश है कि हमारी इतला के मुताबिक कुछ लोग इस मुल्क में खून रेजी करना चाहते थे और वो पूरी तैयारी कर चुके थे और वज़ीर आज़म को भी गालबन माइल कर चुके थे। इसमें आप जैसे पुरअमन उलमाए दीन किस तरह शामिल हुए? कैसे आपकी आर्मी चीफ साहब तक मुलाकात हुई? उसमें क्या मामला तय हुए आपकी तरफ से? मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब इसमें कैसे आए? ऐसा है कि फोटो सेशन के मज़ाहिर तो हो रहे थे और आप उनको देख रहे थे, तो मैंने ये कहा था कि हम आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं मौलाना साहब, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। आप गुफ्तगू जारी रखें, हम सुन पा रहे हैं आपको, लोग भी सुन पा रहे हैं आपको। जी हाँ, आपको पता है कि फोटो सेशन हो रहे थे अवान सदर में जाते हुए, आते हुए, वज़ीर आज़म हाउस में आते और जाते हुए, तो हमने कहा कि हमें फोटो सेशन का कतन कोई शौक नहीं है और गैर संजीदा अफराद के जिन्होंने पहले मुआहदे करके उनको पामाल किया, उनके साथ नहीं हो सकता। लेकिन जब हमारे कुछ दोस्तों ने ऐसा रास्ता निकाला कि ऐसी जिम्मेदार मनासिब पर फाइज शख्सियतों से बात की जाए कि जो अहसन तरीके से मसले को हल कर सकते हैं, तो मैंने इसे अल्लाह की नेमत जाना, क्योंकि मुल्क के अंदर और बाहर में हलफिया कहता हूँ कि करोड़ों की तादाद में हमें कह रहे थे हमारे अहले सुन्नत और मुसलमान के इसमें आप हिस्सा लें, कोई रास्ता निकालें, और जब रास्ता मिला तो हमने एक लम्हे की ताखीर नहीं की। मौलाना ये फरमाइए कि क्या कुछ आप मुनासिब समझेंगे ये जो अब मुआहिदा हुआ है, इसके खदो खाल क्या है और इसके फ्यूचर का जो थोड़ा बहुत रोशनी अगर आवाम के साथ आप शेयर करें ताकि ज़रा और इत्मीनान बढ़े और लोग जो हैं वो मज़ीद पुरसुकून हो। एक तो मैं पूरी कौम को आपके तवस्सुस से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस मुआहदे में जो कुछ भी है वो मुल्क के मफाद में है, अमन के मफाद में है,
आफियत और सलामती के मफाद में है, इंसानियत के मफाद में है और इंसानी जानों की हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के मफाद में है। इसको आने वाले दिनों में भी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि जिसके बारे में कोई कह सके कि ये बात नहीं होनी चाहिए थी या गलत थी। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं सिर्फ एक करता हूँ, इसके बाद मलिक साहब करेंगे। गुजारिश है, हमारी इतला है जैसे आपका नाम आया, आपके बहुत से लोगों ने कहा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब इसमें पादरी, कुछ लोगों ने इस पर मुखालफत की, तो आपको क्या एस्टेब्लिशमेंट की फौज की तरफ से आपको पैगाम आया कि आपको किरदार अदा करें, या आपने खुद उनसे रब्ता किया ताकि लोगों को पता चले इस मुल्क में खून खराबा कौन कराना चाह रहा था और मुल्क को अमन की तरफ कौन लेके आया? जी, उन्होंने मुझसे बिलवास्ता रब्ता किया कि आप किरदार अदा करें, तो फिर किन्होंने, मुफ्ती साहब मैं माफी चाहता हूँ, मैं सुन नहीं पाया टेक्निकल वजूहात, किन्होंने रब्ता किया आपसे? ऐसा है कि जो रियासत के जिम्मेदार अहले मनासिब हैं उनका रब्ता हुआ और उनसे मुलाकात हुई, और आपकी आप बोलते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन कोई आवाज आपकी मुझे नहीं आ रही, कुछ साउंड पर। हम आपको सुन रहे हैं मुफ्ती साहब, गुजारिश है आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, आप गुफ्तगू जारी रखें, आपको लोग सुन रहे हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप मुझे इतनी रियायत जरूर दीजिए कि कुछ हमने अहदो पैमान किया है और मैं उस पैमान को तोड़ना नहीं चाहता तावक्ते कि ये मराहिल पाए तकमील तक न पहुंच जाएं। तो इसलिए मैं जितने अल्फाज कह रहा हूं, आप मुझसे ज्यादा इनके मानी को समझते हैं कि जो फैसला करने और फैसला को नाफिज करने की इस्तेदाद रखते थे तो उन्होंने पेशकश की और मैं इसमें हिस्सा डाला और अपनी 60 साल जो मेरी दीनी जिंदगी थी मैंने उसको दांव पर लगाया और मैं इस मुल्क के मफाद में, इस्लाम के मफाद में, इंसानियत के मफाद में सामने आया और बाद में वज़ीर आज़म ने भी इसको ओन किया, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कुछ शहरी भी शहीद हुए हैं, कुछ पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, क्या इस मुआहदे की रूह में कोई उनके लिए कोई कॉम्पनसेशन मिलेगी उन लोगों की, कोई जो उनकी फैमिली में जो मसाइल पैदा होंगे उसके लिए? जी हाँ, हमने उनसे कहा है, इस हवाले से कुछ लोगों ने सवालात किए हैं तो मैंने उसके हवाले से कॉलम लिखा है, उसमें आ जाएगा। और हमने कहा है कि सबको कंपनसेट करें, सबके वारिसों को ज़रे तलाफी अदा करें, और हमने उनसे एक दरख्वास्त की है कि कोर्टे में जिस मेयार पर मुतासरा ख़ानदानों की इआनत की गई थी उसी मेयार के मुताबिक की जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, गुजारिश है कि जैसे आपने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के इब्तिदाई दिनों में मुआहदा हुआ, तो अब जब आप जिससे भी आपके मामलात हुए तो आपने ये तो यकीनी हासिल किया होगा कि आइंदा ये एग्रीमेंट हो रहा है वो पूरा हो ताकि पाकिस्तान अमन की तरफ बढ़े। क्या इस बात की यकीन दहानी करवाई गई आपको? जी हाँ बिल्कुल, इसलिए जब गवर्नमेंट की तरफ से मैंने ये कहा था कि संजीदा लोग आएंगे तो उनके साथ बात करेंगे, इसलिए साबिक जो दस्तखत कुनिंदगान थे वो इसमें नहीं थे, और जनाब शाह महमूद कुरैशी, जनाब असद फैसर और जनाब अली मोहम्मद खान साहब आए। अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो स्टीयरिंग कमेटी के सरबराह मुकर्रर हुए और मैं उनकी प्रोसीडिंग से बहुत मुतमईन हूँ और वो हमें हर चीज़ से बाखबर रखे हुए हैं और वो नेकनियती से इन तमाम मराहिल को अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। मेरा आखिरी सवाल है मौलाना और मुफ्ती साहब कि ये मुजाहिरीन जो हैं अब कब तक जो है वो उठ जाएंगे और एक नॉर्मलसी की तरफ मुकम्मल तौर पर बढ़ जाएंगे? जाहिर है इसका आगाज़ तो हो गया, इसका कोई इंशाअल्लाह बहुत हमने इसका मैकेनिज्म पहले ही तैयार किया, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो पुरअमन तरीके से उठ के चले जाएंगे। चलो मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने इस मुल्क को कत्लो गारत से बचाया और कुछ शरपसंद लोगों को भी मरोड़ उठ रहे हैं कि पाकिस्तान में अमन क्यों हुआ। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। जी बहुत शुक्रिया मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, आपने हमें वक्त दिया और ज़ाहिर है फॉर योर क्वेश्चन फिर भी यहाँ हम आपके यानी थैंकफुल हैं। जी बड़ी साहब,
बहरहाल हमें तो अमन ही चाहिए। देखें और आप ये मुफ्ती साहब ने फरमा दिया कि मोतबर हल्के यानी कि आर्मी चीफ की तरफ से उनको बुलाया गया, वकील करीम साहब लेकर गए। उस पर मेरी इतला है कि एक तफसीली गुफ्तगू हुई। आप जरा कुछ अंदर की बात बताएं ना हमें। हाँ, अंदर की जो गुफ्तगू हुई, मौलाना साहब ने कुछ खदशात का इजहार किया कि बाज़ लोग इस मवादे को नहीं चाहते क्योंकि माजी में भी मुआहदे हुए हैं और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। फिर मौलाना साहब ने, मुफ्ती मोहतरम साहब ने कुछ लोगों के नाम भी ले कि हमें संजीदा चाहिए। फिर एग्रीमेंट मेरी इतलात के मुताबिक जो गुफ्तगू हुई उसे वह 7 से 10 दिन में अदालतों से कलंदम इसको ख़त्म किया जाएगा। इसकी जो आज कबीना का भी हो गया और जिन पे एटी है उनको भी ख़त्म किया जाएगा और मौलाना को भी रिहा किया जाएगा। और ये मुतालबा था ही नहीं कि फ्रांस का सफ़ीर बाहर निकाले, ये था कि करारदाद कौमी असम्बली में जाए, कोई एक प्राइवेट आदमी भी पेश करे। तो एमिकेबली ये हल हो गया। कुछ लोग जब मौलाना साहब का नाम PM हाउस गया तो उन्होंने एतराज़ किया कि मुफ्ती साहब आएंगे तो हमने तो मुल्क में कतरो गारत करानी है। जिस सर कल आपने खबर दी कि ये इसको एक इंजीनियर किया जा रहा था, पुश किया जा रहा था कि ये किसी भी सूरत में। फिर वज़ीर आज़म साहब ने उन्होंने दाना लोगों से मशवरा किया और उसके बाद वज़ीर आज़म ने आखिरी स्टेप लिया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने चाहे हमारे पुलिस मुहाफ़िज़, चाहे तरीके लबैक के लोगों, वो हमारे अवाम है, मैं नाहक खून नहीं बहने दूंगा। तो उन्होंने फाइनल अप्रूवल दी, जिसकी वजह से ये देखा नहीं कि कितनी तेज़ी में इस पर इम्प्लीमेंट हो रहा। लोग रिहा किए जा रहे हैं। आज वजारत दाखिला की तरफ से भी गई समरी, वज़ीर आला पंजाब मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब ने भी आगे भेज दी। तो मेरा ख्याल है माजी की तरह जो मुआहदे 3 थे जिनकी वायलेशन की गई, अब इस पर इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, अब ब्रेक से पहले मैं सुनवाना चाहता हूँ कि कुछ वज़रा अब भी इस मुआहदे से लाताल्लुकी का करें। ज़रा सुनवाइएगा जी, क्या शॉर्ट्स है हमारे पास। मेरे साथ जब साथ रिजवी साहब की बातचीत हुई उसमें वो कायम थे फ्रेंच एम्बेसी पे और उनको इस चीज पे कायल किया गया कि हम इसको असेंबली में लाएंगे। मैंने ये दस्तखत किए हैं, मैं इस पे कायम हूं। मुझे ये नहीं पता किससे मामला तय पा गए। बाकी जो मसले 2 वजीर मुकर्रर हो गए वो आपको जवाब देंगे। और जी फवाद चौधरी साहब के भी शॉर्ट सुनवा दें। अभी तक काबीना को जो एग्रीमेंट है उसके मुतालिक कोई डिटेल्स जो हैं वो आज नहीं हुई और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वही उसके ऊपर जो है वो बात करने के मजाज। ज़ाहिर अब दे हैव साइन अ सेपरेट पीस। ज़रा इधर देखिए, ये मुआहदा सिपा सलार पाक फौज कमरजीत बाजवा साहब ने कराया, वज़ीर आज़म साहब की अप्रूवल से हुआ। उन्होंने मुआहदा देखा, लीगल एक्सपर्ट ने देखा, मुजरा इससे लाइल्मी किया मुजहार करें, ये रहनुमाई करें। देखें आप भी तो एक शहरी है ना, आप जर्नलिस्ट हैं। मेरा पॉइंट है कि ये वज़ीर दाखिला दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन का, जिसका काम है कि पूरे अमन मान की जिम्मेदारी ले, मुझे बताए, वो कह रहा है मुझे पता ही नहीं। मेरे ख्याल में इससे बड़ी तो मैंने जब आपके प्राइम मिनिस्टर लूम में आ गए तो वज़रा कैसे ये बयान दे सकते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा। मुझे समझ आ रही है कि वो मुझे तो बिटवीन द लाइन ये समझ आ रही है कि बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि मुआहदा हमने नहीं किया। मुझे तो ये समझ आ रही है। तो जिस मुआहदे को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर दे, उसके बाद आप अहमद मोहम्मद खान साहब आए हुए हैं, वजारत राजा बिशारा साहब बैठे हैं, 4 दिन से सेक्रेटरी दाखिला नसीम खोकर साहब आए हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी साथ बैठे हैं, वज़ीर आला साहब पंजाब से मुशावरत हुई। और क्या होगा? हुकूमतें नहीं देखें ना, आप एक शहरी अपने आप को समझें। आप भूल जाएं कि आप जर्नलिस्ट हैं। 5-6 दिन 10 दिन आप देखें, आपको यही हुक्मरान हमें बताएंगे इनके पास क्लाशन कोफे हैं, इन्होंने पुलिस वालों को ये जुल्म किया है, इन्होंने इस बंदे को मार दिया है, इसने साफियों को मारा है, इनमें ये हो रहा है। एकदम आप यू टर्न ले रहे हैं, सब कुछ सही हो गया, सब पूरा बन हो गया। यहाँ तक तो मैंने वजीर के अपने कानों से सुना कि इनकी जो सोशल मीडिया की फंडिंग है वो इंडिया से आ रही है। अब वो कह रहे हैं पता ही नहीं। उनका राइट है, मैंने भी 27 क्लाशन कोफों के लिए कुछ 100 उनका राइट है, तो प्रूफ भी तो देना, प्रूफ भी तो दें। ये तो उनका काम है ना, ये तो उनका राइट, ये हमारा राइट है। मैंने 10 लोग भेजे हैं, किसी को क्लाशन कोफ नजर नहीं आई। मैं कह रहा हूँ क्या उन्होंने सुलेमानी टोपी पहनी थी? और दूसरा
अगर आपने वो उस मुफ्ती साहब को सवाल ठीक किया था 15 दिन पहले, ये क्यों सोए रहे? वो मेरी बात नहीं समझे। वो दरअसल वो थोड़ा सा एक सवाल और करना चाहता हूँ। किसी अना की वजह से ना ये खबर है, अना खून का बायस बनने लगी थी। आप क्या समझते हैं कि क्या जो हमारी अपोजिशन है उसमें भी एक खुशी की लहर दौड़ गई होगी इस मुआहदे से? देखिए काजी साहब, मैं इस वक्त असल गल करो ना, तकलीफ कितों होन रही है कि यार ठीक हो गया, सुन ले, गंद नहीं पिया, मेरी अर्ज सुन ले। यार तरीके लबैक के कारकुन हो, नहीं तरीके लबैक के कारकुन हो, हमारी पुलिस हो, हमारी फौज हो, या कोई भी शहरी हो, हाँ जी, अमन होगा तो बेहतरी आएगी। नाहक खून नहीं पसंद अल्लाह को। देखिए ना, उधर आप कह रहे हैं कलाशन कोफियां साबित नहीं कर रहे। मलक साहब का क्वेश्चन ठीक था, इसके जिम्मेदार हैं कुछ लोग, उन्होंने वक्त पे कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर एग्रीमेंट ठीक थे, पुरतशद्दद प्रोटेस्ट हो ही नहीं सकता, वो तो खुद जुल्म है। लेकिन उन्होंने आपने कल खबर दी थी कि यहाँ के 2 वजीरों ने यकीन दहानी करवा रखी थी अपोजिशन के मेन लीडर जो बाहर बैठे हुए हैं कि जनाब बड़ा खून डिगेगा। आज भी एक जगह मुसीबत है, आज रात को भी एक जगह सफे मातम बिछना है। और मैंने एक और बात कही थी, मैंने इस्लामाबाद सफे मातम बिछेगा, ये क्यों नहीं हुआ हंगामा? और मुईद अब छोड़े, फिर मैं नाम भी ले दूंगा, तो फिर उन्होंने कहा साबित करो। भट्टी साहब, इसमें एक सवाल तो बनता है ना, अगर ये ठीक है आपकी बात बड़ी तकलीफ दे, कुछ लोग चाहते हैं खून खराब हो, मगर उनको क्या मिलेगा इस खून खराबे से? ये भी तो समझा। इमरान की गवर्नमेंट जो है वो डैमेज होगी। एक खून खराबा, अगर खुदा ना खास्ता, खुदा मैं तो मुफ्ती साहब और आर्मी चीफ को क्रेडिट दूंगा, कोई मुझसे जो मर्जी तनकीद करे उनका राइट है, और वजीर आज़म को भी। कुछ लोग इसको कह रहे थे रिट खत्म हो रही है हुकूमत की। मेरा उनसे सवाल ये था, मजहबी जमात हो या कोई हो, जब आपने प्रोटेस्ट किया था उस वक्त रिट खत्म नहीं हुई थी। वो तो सही। जब भी कुछ सड़क पे आता है, कोई भी आता है, कोई जमात भी आती है, इवन के बुकला से मान आए एतजाज एसएसएम नवाज शरीफ साहब, भट्टी साहब इसमें जब वो गुजराले तक गए, क्या रोड बंद नहीं हुआ था? भट्टी साहब तकलीफ तो जब आप जुलूस को हजारों या सैकड़ों शेल मारेंगे तो नुकसान होगा। तो मैं तकलीफ दे बात भट्टी साहब पता क्या है कि कोई ना अवाम बर्बाद हो जाए, गंद पड़ जाए, मगर हम साबित करेंगे देखे जी इमरान खान नहीं कर सकिया, इसलिए हमें भी मरवाने को तैयार नहीं। तो इसमें फिर इमरान खान को क्रेडिट देना, मैं तो मान रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं फिर इमरान खान को क्रेडिट देना। उन्होंने एंड में अक्लमंदी का बात की और मौजूद आदमी भेज के इस मामले को एमिकेबली हल कराया। जिनके हमारे भाई शहीद हुए हैं उन्हें उसका यकीनन पुलिस एक अदारा है बहुत बड़ा, हमारे वो भाई है, हमारे महाफत है, उन्हें वो देंगे पैसे, उनकी जो भी हैं शहोदा के जो फ़र्द है, हमें तो पर ही हम देंगे। लेकिन कादी साहब, इमरान खान साहब ने और आर्मी चीफ ने इस मुल्क को बहुत बड़ी कत्लो गारत से बचाया। भट्टी साहब, मेरा आर्गूमेंट जरा ले लें। कुछ लोग चाहते थे ना अमन हो, उसमें आपकी अपोजिशन भी थी, आप इस बात पे चुप रहते हैं। फिर काई साहब एक मिनट, काई साहब एक मिनट देखिए, मेरा यही सवाल है, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा कि एक दफ़ा हमारे ऐसे लगता है कि खुदा ना खासा बिल्कुल एक बम के ऊपर चले गए और एकदम चीज़ें इतनी स्मूथ हो जाती हैं, पता नहीं इस मुल्क में इतनी खूबसूरती आ जाती है। मेरा एक सुन ले, थोड़ा सा मेरा पॉइंट ले। अभी जो पंजाब हुकूमत ने जो एक लेटर लिख दिया, अब कबीना को हमारे सीएम ने उसको अप्रूवल दे दिया है कि ये कालदम नहीं है, ये तंजीम, इसका नाम हटाया जाए और 3 दिन में अगर आप फैसला नहीं करते, देखिए जहाँ मोहब्बत आती है या सुलह होता है तो ऐसे लगता है ये तो स्विट्ज़रलैंड में आप रह रहे हैं। उन्होंने लेटर भी लिख दिया कबीना को कि जनाब ये कालदम ख़त्म, ये लब्बैक है, तरीके लब्बैक है, अगर आप 3 दिन में मंजूरी नहीं देते तो हम फिर भी लिखेंगे। मैं इसका जवाब दूं तो 14 दिन क्यों खड़े रहे, ये मेरा क्वेश्चन है सर। पहले क्यों नहीं हुआ सर? मैं बड़ा एक प्लीज मुख्तलिफ प्लीज देखें, आपको 12 बालों पे 24 रन दरकार होते हैं और आप हारने वाले होते हैं, फिर 4 छक्के लगते हैं, कौम खुश हो जाती है। तो छक्के पहले क्यों नहीं लगते? मेरा यही सवाल है। छक्के अखीर तक लगते हैं, 14.5 दिन पहले। मैं मलक साहब जीटी रोड को बंद रखा, मैं मलक साहब को जवाब देता हूं। तो मैं इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान धरना लेके गए, बंद रहा ना, क्या 14 दिन बाद, क्या 24 महीने बंद रखते? क्या करते आप? चलो आप मुआहदा ना करते, मैंने मान लिया, आप फायरिंग करते ना, गोली चलाते ना अपनी अवाम पे, 50 मर जाते। इस मुआहदे में कौन सी ऐसी बात है गलत? हाँ, जिन्होंने शहीद किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। होना क्या, जिन्होंने मुहावरा किया, बट साहब क्या होता? मैं बता दूं, फिर आप अपोजिशन ने कहना था देखा इमरान खान की हुकूमत में 100 लोग शहीद हो गए। बट साहब मैं आपको बताता हूँ गलत क्या है। बट काई साहब एक सेकंड प्लीज, मैं बताता हूँ कि गलत है। बहुत अच्छा हो गया, सुलह हो गई, बड़ा अच्छा हो गया, रियासत की इज्जत रहेगी, हुकूमत की इज्जत रहेगी, लब्बैक की इज्जत रहेगी, मुझे किसी भी कोई तकलीफ नहीं। मगर कभी आपने ये बात की जो 14 दिन आपने पाकिस्तानियों के साथ किया,
ओ यार आप मैं कहते कह रहा हूँ वो गलत ये है, वो लेकिन उसका नाम उसको ही नहीं रोकना लेता नहीं साहब, था। मलिक वो साहब, किधर गया? दिन को 14 महीने वो रियासत किधर गई? भट्टी साहब होना क्या? वहाँ रियासत अच्छा, किधर भाई, गई? ब्रेक है, होना क्या था? अगर ये एक दिन ये बैठ के कह रहे थे कि पुलिस का उड़ा दो इनको, पुलिस के बदले मारो, वो ठीक था। और जब लाशें गिरती देखा ये लोग थे, दे हमारे खून पे सियासत करनी बंद करो, हाले माल के पर ही रहो, हमारे खून और गले मत काटो। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। इत्तेहादी वज़ीर आज़म से कौन से सख्त फैसले करवाना चाहते हैं और मईशत का क्या मामला है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ तर्जुमान वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मुज़म्मिल असलम साहब हैं, मारूफ में शिद्दान। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुज़म्मिल साहब, मैं पहला सवाल करता हूँ और फिर बाद में हमारे पैनलिस्ट बात करेंगे। ये आपकी एक सबसे जो सेंसिटिव इशू है गवर्नमेंट का, वो महंगाई का मामला था। कल आपका एक पैकेज भी आया और उसके साथ महंगाई की और भी, और ज़ाहिर है दुनिया में महंगाई हो भी रही है जब से ये 2020 का जो रिसेशन हिट किया है दुनिया को। तो आप अक्सर बड़ा पॉजिटिव बात करते हैं, तो हमें कुछ पॉजिटिव बताएं। नेगेटिव का तो एक एवलांश है जो मीडिया के जरिए आप पर गिर रहा है। जी मुज़म्मिल साहब। नहीं, आज मैं इंटरव्यू लेता हूं और आप जो है ना मेहमान बने। आप बताएं एवलांश का जिक्र तो शुरू करें। देखिए मैं क्या एवलांश का जिक्र शुरू करें। पेट्रोल की प्राइसेस आप देखें, उसके बाद जो है महंगाई के अलावा के एवलांश को जिक्र करें। मैं महंगाई के एवलांच की बात कर रहा हूँ। महंगाई का जो एक है, अलावा भी तो है, जो मीडिया पे आप पे आ रहा है बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, मोटिवेटेड है, रियलिस्टिक है या क्या है? झूठा है मीडिया पे आ रहा है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम गुनाहगार हैं। नहीं, हम तो देखें ना, चूंकि तर्जुमान है तो मैं उनसे पूछ, मैं मुज़म्मिल साहब मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्रिटिसिज्म जो है वो मीडिया से आता है और उस पर लगता है कि जैसे कोई मोटिवेटेड भी हो सकता है, कुछ महंगाई है भी। रियलिस्टिक पिक्चर क्या है आपकी नजर में? देखें जी, बात यह कि महंगाई बिल्कुल है। कल वजीर आजम ने एडमिशन किया है बाकायदा, आप तकरीर में उनकी सुने, और बाकायदा उन्होंने उसके बारे में कहा है कि मुल्क में भी महंगाई है, पूरी दुनिया में भी महंगाई है, और उन्होंने सदेबाब भी बताया कि महंगाई किस तरीके से जो अभी जो रिसेंट है वो किस तरह हुई, और उसी के नतीजे में उसी एहसास को सामने रखते हुए एहसास राशन जो है हुकूमत ने किया। अब देखिए उसकी कदर वो जानता है जिसके लिए जो है 1-1 रुपया कीमती है। जैसे 5 रुपये लीटर पेट्रोल भरता है तो आप कहते हैं 5 रुपये बढ़ गया, 5 रुपये बढ़ गया, ठीक है। अब वो जो है 1000 रुपये महीना दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं 1000 से होता क्या है। तो कुछ लोगों के लिए वो ना 5 की अहमियत है ना 1000 की अहमियत है। वो उसको पता है जिसके लिए 100 रुपया या 1-1 रुपया कीमती है। हुकूमत ने 120 अरब रुपए का ऐलान किया है, और ये जो है तकरीबन 2 करोड़ घराने को मिलेगा, और जो 13 करोड़ लोग बन जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है सबसे जो अच्छी पॉजिटिव की आपने कहा बातें बताएं, तो मैं पॉजिटिव की आपको बात बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी और एक आध जगह जिक्र किया, आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। देखिए, एक तरफ महंगाई है और एक तरफ मईशत है, यानी कि GDP ग्रोथ है। ग्रोथ जो है हमारी इस वक्त बहुत आगे जा रही है। बरामदात से शुरू करता हूँ। बरामदात 4 महीने में 25% से बढ़ी है। फिर उसके बाद हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 13% से बढ़ी है। फिर कॉटन जो है वो 81% से, उसकी सिर्फ क्रॉप का साइज बढ़ा है, जो कीमतें मिल रही है वो अलग है। फिर उसके अलावा जो कारोबार जो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी है उनके मुनाफे 21% से 4 महीने में बढ़े, जिसमें टेक्सटाइल का मुनाफा 163% से, ऑटो इंडस्ट्री का 131%, सीमेंट का 113% से, पेपर एंड बोर्ड का 67% से। फिर ये सारी चीजों का मजमूआ, इसको डबल चेक करना हो कि टैक्सेस में क्या हो रहा है। टैक्सेस में 37% इजाफा हो गया 4 महीने में, जो पिछले साल से 500 अरब रुपए ज्यादा है। अभी आप कह देंगे जी वो तो दरामदी बिल बढ़ गया इस वजह से हो गया, वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अलावा इनकम टैक्स में 32% का इजाफा है, पिछले साल से 150 अरब रुपए ज्यादा है वो। तो ये जो है इस जो है मजमूई तौर पे जितनी भी मईशत के माशी इशारे हैं वो अच्छे जा रहे हैं। महंगाई में हमारे 9.2% जो है अभी आया है इन्फ्लेशन का नंबर अक्टूबर का, जो मेरे हिसाब से जिस तरीके से दुनिया में चीज़ें बढ़ रही हैं, अगर हुकूमत गैस, बिजली, पेट्रोल अगर उस हिसाब से बढ़ा देते तो हमारा जो है बहुत, जिसे कहते हैं, मुश्किल हो जाता वक्त। लेकिन उसके बाद फिर अगेन एडमिशन करेंगे कि जी दुनिया भी महंगाई है और पाकिस्तान में आई है और हुकूमत उसको ऑफसेट करने की कोशिश करती है।
अच्छा, तो आप अच्छा ये हमें कल पता नहीं चला कि ये जो आप 120 बिलियन का और ख़ास तौर पर जो 2 करोड़ ख़ानदानों को आपने टारगेट किया है, इनको कार्ड्स देंगे, इनको कैश ट्रांसफ़र करेंगे, मोडस ऑपरेंडी क्या होगा? अच्छा जी, इसको भी इसका तरीक़ेकार ये होगा कि पीर से एक वेबसाइट आ जाएगी, उसमें जो है आपने जिसने भी इसमें जाना है स्कीम में, वो अपना शनाख्ती कार्ड और अगर उसके नाम पे मोबाइल सिम है तो वो डाल देगा, और फिर उसके बाद जो है एहसास की जो टीम है वो उसको असेस करेगी, और अगर आपकी आमदनी 31,000 से कम है और अगर उनका डेटाबेस वो प्रूफ करता है तो आप इस स्कीम के हकदार हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। पूरे मुल्क में 7 लाख करियाना स्टोर्स जो हैं, यूटिलिटी पहले लोग सारी सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर से मिलती थी, अब वो जो है 7 लाख करियाना स्टोर्स के पास होगी, वो रजिस्टर कराएंगे अपने आप को। अब आपके पास ये जब आ जाएगा कि पता लग जाएगा आपको कि आपका नाम आ गया, आप किसी भी करियाना स्टोर में चले जाएंगे जो रजिस्टर्ड होगा, आप वहां जाके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मुंह से बोलेंगे, फिर वो आपका जो है वो मोबाइल पे अपने शनाख्ती कार्ड नंबर डालेगा, और उस वक्त आप उसे कह देंगे मुझे 5 किलो आटा दे दो। फर्ज करें वो 5 किलो आटा जो है वो आया 400 रुपए का। अब वो 400 रुपए का जब जैसे ही वो अपने मोबाइल फोन पे डालेगा, आपके मोबाइल पे जो चाहे बेशक वो हो स्मार्टफोन ना भी हो, जो छोटे मोबाइल होते हैं ना 3-4 हज़ार वाले नंबरों वाले, उसमें एक आपको SMS आ जाएगा, उसी वक्त कोड आएगा, ताकि वो चेक करने के लिए कि ये आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। वो कोड आप दुकानदार को दे देंगे, दुकानदार वो कोड डालेगा और आपको आपका थैला दे देगा। 400 रुपए की जगह जो है आपसे वो 30% कम लेकर 280 रुपए लेगा और आपको रवाना कर देगा। और ये जो सॉरी मैं आप बाद में भट्टी साहब अभी पूछेगा, और दुकानदार को पेमेंट भी उसी फोन ट्रांजैक्शन पे हो जाएगी या वो उसका क्या तरीका होगा? उसका बैंक अकाउंट होगा, जैसे ही ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल होगी उसके बैंक अकाउंट में भी पैसे क्रेडिट होंगे। भट्टी साहब, अच्छा सर ये बताए, तो चले अच्छी बात है, किसी ना किसी का तो फायदा हुआ, क्या हुकूमत इस पर भी गौर कर रही है कि बाज़ चीज़ें, मिसाल के तौर पर सरिया 150 रुपये टन है, दूसरे दिन कीमत बढ़ जाती है, सीमेंट की कीमत हर तीसरे चौथे दिन बढ़ जाती है, इसी तरह रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है, जबकि हुकूमत इतना करती भी नहीं। उन्हें भी कंट्रोल करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई जा रही है? देखिए बात यह है कि क्योंकि आलमी महंगाई है, सीमेंट और सरिया तो पूरा प्राइवेट सेक्टर के पास है, और प्राइवेट सेक्टर बल्कि ये जो सीमेंट सरिये, अब तो गाड़ी वाले भी जो है माशाल्लाह कहने लगेंगे जी रुपए की जो कदर गिरी है और जो बार कीमतें बढ़ी हैं, आप हमें कीमतें बढ़ाने दें। और अगर आप किसी स्टॉक मार्केट वाले बंदे से बात करें तो वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत के प्रेशर की वजह से अभी तक कीमतें नहीं बढ़ा रहे, और जो पिछले दिनों स्टॉक मार्केट गिरी थी वो इसी वजह से गिरी थी कि जी इनकी जो कंपनियां हैं इनके मुनाफे गिर सकते हैं अगर कीमतों इनको बढ़ाने की इजाजत ना दी गई। इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि जो है कम से कम इम्पैक्ट जो है एंड कंज्यूमर तक जाए, लेकिन आपको भट्टी साहब बताऊं 1.5 लाख रुपए नहीं 1,80,000 रुपए टन हो गया सर ये। अरे मैं मुदम्मल साहब जरा और सवाल आसान कर देता हूँ। देखिए इसमें एक अच्छा आपका मेरा सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि देखिए जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहे हैं, 4-4 कनाल के घर बना रहे हैं, उन्हें तो सीमेंट 200 क्या 500 रुपये कीमत भी बढ़ जाए, 1000 रुपये भी बढ़ जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। जो 2-3 मरले का बनाता है उसने कमेटी डाली होती है, दोनों से उधार लिया होता है। क्या इसमें भी हुकूमत गौर करेगी कि इन चीज़ों की कीमतें बेपनाह ना बढ़े, इजाफा बिला वजह ना बढ़े? देखें हुकूमत ने इस वक्त कोशिश कर रही है कि आपको याद है पिछले साल जब कोरोना में हम फंसे हुए थे तो हुकूमत ने एक पैकेज दिया था कंस्ट्रक्शन का, जिसमें सीमेंट की बोरी पे एक्साइज ड्यूटी जो है कम कर दी थी और उनके टैक्सेस को मुराद को कम कर दिया था। ये उस वक्त उनको साल पहले दे दिया था। आज उसके नतीजे में ये सारी इंडस्ट्रीज जो है ना फुल डिमांड पे चल रही हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि जो अपना 15-20 लाख रुपए की जो अपने घर की तामीर कर रहा है वो अब 20 लाख की जगह 24-25 लाख पे बात चली गई है। और आपको बताऊं, हम तो तेल को रोते पीटते हैं, पूरी दुनिया में जो सीमेंट और ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मटेरियल की कीमतें ना उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। वो प्लम्बिंग का चाहे सामान हो, चाहे जो इलेक्ट्रिक की तार हो, सीमेंट सरिया तो जो है ना एक मकान का जो है चौथा हिस्सा होता है। ये भी बहुत बढ़ गई है। मुज़म्मिल साहब आपने वो रिलीफ पैकेज की बात की है, तो वो वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि हम 2 करोड़ लोगों को देंगे, 13 करोड़ को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो उस हिसाब से तकरीबन 154 रुपीज़ पर पर्सन 1 मंथ बनता है। तो आप समझते हैं इतने पैसे से वाकई कोई रिलीफ मिल जाएगा किसी आम आदमी को?
अगर आप 13 करोड़ लोगों को रिलीफ देने जा रहे हैं तो जितना पैसा है 120 बिलियन, तो वो इतने पैसे बनते हैं पर पर्सन 1 मंथ, 154 रुपीज़। आवाज़ मुजम्मिल साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमने राब्ता दोबारा जरा हम कॉल करेंगे उनके डिस्कनेक्ट हो गए लेकिन उसमें ये है कि अगर देखें ना 1% अगर सात फैमिली में इंसान हो गए तो इसका मतलब है कि 1000-2000 रुपया मजमूई तौर पर आप हो जाएगा 154 1% एक महीने का। 5-7 बंदे हैं तो 700-800-900 रुपया महीने उनको जो है एक उनको वो मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात सही कही और देखें यहाँ तक देखें जी मुजम्मिल साहब, सॉरी आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था। सवाल यह था कि इन्होंने उसकी पर मैंने सुन लिया था सवाल। जी फरमाइए। देखें जवाब ये है कि इसके 2 जवाब दूंगा मैं। पहले एक जवाब दे देता हूं कि जी हमारी फैमिली ना कराची में चंद लोगों के लिए हर महीने राशन लेते हैं और वो राशन जो है वो बनता है तकरीबन 1300-1350 रुपए का, जिसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ 2 किलो चीनी होती है, 1 किलो घी होता है, 1 किलो जो है उसमें 1 लीटर जो है तेल होता है, दालों की जो है ना तकरीबन 4 किलो क्वांटिटी होती है, उसके अलावा चाय की पत्ती होती है और उसके अलावा जो है 1 बिस्किट का पैकेट होता है। ये जब हम किसी महीने अगर नागा लग जाए ना तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जी ये आपके उससे ना आसरा हो जाता है, 4-5-6 दिन निकल जाते हैं घर के हमारे सूखे राशन में। तो ये जो हम और आप अंडर एस्टिमेट करते हैं कि जी ये 1000 फिर उसको घर वालों पे तकसीम कर देते हैं, ये जो है बड़ा मिसलीडिंग है। दूसरी चीज मैं इसको दूसरा एंगल देता हूं कि फर्ज करें अभी पेट्रोल की कीमत का ऐलान हो जाता है 5 रुपए लीटर। अब एक घराना जो है घर में जो है 2 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है और अगर 8 लोग हैं तो फी बंदा 1 रुपए लीटर पड़ा, उसमें आप शोर मचा देते हैं और 1000 रुपए 1200 रुपए में आप कहते हैं जी इससे होता गया। तो ये जिसकी जेब से जा रहा होता है, ये जिसको मिल रहा होता है उसको उसकी अहमियत पता है। हम आप उस कैटेगरी में नहीं आते। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और बात, हमारी टीवी पे आपके मईशतदान आते रहते हैं, कुछ और मेजर्स हैं जो हम कर सकते हैं। मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। आवाज आपकी नहीं आ रही। अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुजम्मिल साहब आप सुन पा रहे हैं? मुजम्मिल साहब से राब्ता ठीक करें, मेरा ख्याल है हेलो मुजम्मिल साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल दोबारा राब्ता कर, लाइन दोबारा कट गई है और लाइन कट गई। एक किताब भी हुआ करती थी भट्टी साहब, अल्लाह करे हमारी लाइन ना कटे। तो ये तो बड़ा इफेक्टिवली वैसे क्या कहा कि 1500-1600 रुपए का जो राशन नहीं, मैं काजी साहब मेरा लिए आज ही मैं रेट सुन रहा था कराची में, मेरा लिए 125। मुजम्मिल साहब मेरा सवाल आपसे ये है, ये तो आपने बड़ा इफेक्टिवली इसका जवाब दिया। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास मईशतदान आते हैं, वो कहते हैं कि 30 से 40% जो हमारी इंपोर्ट्स होती हैं वो हमारी शराफिया की होती हैं, हमें ज़रूरत नहीं है उनको करने की। $2.4 बिलियन के हम महंगे टेलीफोन मंगाते हैं और 350 मिलियन की ट्रैश के लिए जो बैगिंग बाउल लेके जाते हैं और उनकी शराइत भी मानते हैं। तो हम कोई मेजर तब्दीलियां मैक्रो लेवल पर क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारे हाथ पांव कहीं बंधे हुए हैं? देखिए इसमें भी मैं 2 जवाब दूंगा। हुकूमत के तर्जुमान का अलग जवाब दूंगा और अपना एक अलग जवाब दूंगा हुकूमत के तर्जुमान से हटके। हुकूमत ने जो है इस पे जो एक्शन लिया पिछले 3 महीने में, रुपए की कदर गिराई, ड्यूटियां लगाई गाड़ियों पे, ये वो, उसका फायदा ये हो गया कि अक्टूबर के महीने में ऑयल को हटा के नॉन ऑयल दरामदाद जो है ना वो 12.5% से गिर गई है और जिसका हजम बनता है $750 मिलियन, यानी एक बहुत बड़ा। तो यानी कि जो गैर जरूरी चीजें थी वो उसमें कम हुई होंगी और हो सकता है कि कुछ जरूरी चीजें भी कम हुई हो। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि जी मैं एक आम आदमी के अल्फाज से बात कर रहा हूँ, ये तर्जुमान के हिसाब से नहीं बात कर रहा। मेरे पैसा मेरी मर्जी। अगर मैं एक 10 लाख की चीज लेना चाह रहा हूँ कि आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? आप एक काम करें, मैं 10 लाख की चीज इस मुल्क में दरामद कर रहा हूँ, आप उस पर 10 लाख ड्यूटी लगा दें, 20 लाख ड्यूटी लगा दें, लेकिन आप मुझे रोके नहीं। ये एक जैसे आप कहते हैं ना सहाफी की आज़ादी इजहार है, तो एक हर शख्स की आज़ादी जो है वो है कि वो महंगा फोन लेना चाहता है, सस्ता लेना चाहता है, उसकी आप ड्यूटी डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, 4 गुना कर दें। जिसकी फिर ताकत से बाहर होता जाएगा वो छोड़ देगा, नहीं मंगाएगा। लेकिन अगर किसी की ताकत है वो हुकूमत को जो है उससे कारोबार भी मिलता है। यही बात वर्ल्ड बैंक ने की अभी। सबमिशन है, इसमें सिर्फ डॉलर जाते हैं और कीमत ऊपर हो जाती है। हमें तो कोई एतराज नहीं। इसमें कुछ बाद आपकी तरह के माशी एक्सपर्ट वो उनका कहना है कि डॉलर फिर बहुत ज्यादा पाकिस्तान में कम हो जाता है, रेट ऊपर हो जाता है, उसकी वजह से प्राइस बढ़ती है। ये सवाल इसलिए किया गया आपसे। नहीं देखें, बात यह है कि फर्ज करें एक गाड़ी 20 लाख की, अब वो गाड़ी में मैंने इतना टैक्स लगा दिया वो 50 लाख की हो जाएगी। अब वो हर आदमी नहीं मंगा सकेगा। वो जो है अगर पहले 100
खरीद रहे थे तो अब उसके खरीदार भी 20 रह जाएंगे। उसका देखें, आप रोक नहीं सकते किसी चीज को। आप WTO के मेंबर हैं, आप ड्यूटी लगा दें, टैक्सेस लगा दें। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, आपने बड़ा इफेक्टिवली जवाब दिया। एक और प्रोजेक्ट आया है गवर्नमेंट के सामने जो बहुत बड़ा है और जो गेम चेंजर बन सकता है, कि जो एक इजाज़त दी जा रही थी कराची में कि दुबई की तरह हम भी इंपोर्ट करें और यहाँ से गाड़ियाँ रीफर्बिश करके या रिकंडीशन करके उनको बाहर भेजें। ये कोई 16 से 20 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है जो कि पाकिस्तानियों के पास ही है। मगर ऐसे लगता है कि बार बार समरी कहीं रुक जाती है और मुबैना तौर पर जो नाम आ रहा है वो अब रज़ाक दाऊद साहब का आ रहा है, क्योंकि ये जो गाड़ियां आप यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं इसमें हमारा ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है बनिस्बत उनके जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ ऊपर का खोखा बनाते हैं, बाकी सारा तो इंपोर्ट करते हैं। जी 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 मुजम्मिल साहब, ना आपके पास आधी खबर है, आधी खबर सही नहीं है। हाँ जी, वो जो आप कह रहे हैं ना कि जी जो हुकूमत कंसीडर कर रही है कि बाहर से जो है पुरानी गाड़ी इधर आए, इधर से मुरम्मत होके वो कराची से शहर में नहीं दाखिल हो सकती, वहीं पोर्ट पे आएगी, पोर्ट पे मुरम्मत होगी जी, मैं भी यही कह रहा हूं, वापस एक्सपोर्ट हो जाएगी। जी जी। तो वो जो हमारी जो यहाँ मैं और आप गाड़ी चला रहे हैं वो हमारे लिए नहीं होगी वो गाड़ी, बट वी कैन अर्न फेयर अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, नहीं उसमें और रोजगार भी मिलेगा। वहां से अगर $1000 की चीज आएगी तो वो $1100 में वापस चली जाएगी, तो $100 कमा लिया ना आपके मुल्क में। मैं यही तो कह रहा हूं, तो वाई ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाएगा। तमाम चीजों की वो होती है, अप्रूवल्स होते हैं, उसके कानून बनते हैं, एक प्रपोजल आया है, उसके बाद आगे उस पर काम हो रहा होगा। वैसे मैं मुजम्मिल साहब एक बात जरूर कहूंगा कि आपसे अच्छा कोई तर्जुमान हुकूमत को नहीं मिल सकता था। यू हैव वेरी इफेक्टिव। अच्छा मुजम्मिल साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपने बात की कि एक्सपोर्ट्स, अपने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, बिल्कुल आपने सही खबर दी, आपने सच बताया। मगर मेरी इतलात, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी इम्पोर्ट्स भी जो है उस प्रपोर्शन से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो हमारा तजारती खसारा कहीं संभल नहीं रहा। मेरा आपसे सिंपली सवाल है, कोई शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म हमारी को पॉलिसी है कि हम इस तजारती खसारे को बैलेंस करें? क्योंकि आप जैसे जितने भी माहिर हैं वो सब कहते हैं कि जब तक हम ये तजारती खसारा नहीं कंट्रोल करते तो डॉलर तो हमारे हाथ में नहीं आएगा। देखें, बात यह है कि मैंने ना ये नौकरी जो ली है ना, ये नौकरी की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि ये ऑनररी बेसिस पे। तो पहले मैं आप लोगों को सच बोलूंगा क्योंकि मुझे डर नहीं है, क्योंकि मेरी कोई नौकरी ज़ाया नहीं होगी ना, तो मैं हमेशा जो आपसे गलत बात नहीं करूंगा। अगर झूठ बोलने की जरूरत पड़ेगी तो मैं खामोश हो जाऊंगा, ऐसे नहीं है कि मैं गलत बयानी करूं आपसे, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, आपने अभी जो बात की आपने बिल्कुल सही किया। हमारी बरामदात जो है 25% से बढ़ी और दरामदात 64% से बढ़ी, यानी कि दरामदात ज्यादा स्पीड से बढ़ी है बरामदात से, जिसकी वजह से ज्यादा तिजारती तवाज़ुन हमारा खराब हुआ। उसके नतीजे में एक तो करेंसी पे प्रेशर पड़ा, स्टेट बैंक ने करेंसी को थोड़ा सा वो किया, वीक किया, ताकि चीजें महंगी हो जाएं, लोग ना मंगाएं, कम मंगाएं। और जो मैंने अभी पिछले सवाल में बात की थी कि उसके असरात नजर आना शुरू हो गए हैं। जून के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स जो है कम होना शुरू हो गई हैं। अब तेल की कीमत बाहर जो है पहले $40 की थी, अब 80 की हो गई है। तो तेल तो उतना ही आना है ना, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अब जो अभी हमने 130-40 का कर दिया है, पहले $100 का था, तो मैं पहले 10 लीटर दिलाता था, अब 9 लीटर दिलाऊंगा। 9 सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, मैं आखिरी सवाल, ये कुछ कीमतें चीनी और जो ऑयल की हैं, ये जो एडिबल ऑयल है वो बढ़ रही है, इसकी क्या वजूहत हैं? चीनी की तो सर मैं सारों को आपके थ्रू मशवरा दूंगा कि रोजाना की बेसिस पे चीनी लें अगले 15-20 दिन। ये क्रशिंग जो है थोड़ी लेट कर रहे हैं शुगर मिल वाले, और वो अपना आखिरी स्टॉक जो है ना महंगा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये कि ये पिछले हफ्ते जो TLP की वजह से ट्रक वगैरह रुक गए, हुकूमत $90 में चीनी सप्लाई करने के लिए तैयार है। हुकूमत का अपनी भी बहुत वाफिर पड़ी हुई है, ठीक है? नंबर 1। हाँ जी जी। सेकंड, और दूसरा खाने का तेल जो है उसका मसला हल कर दिया। ये जो राशन कार्ड है आप उसको इस्तेमाल करें और खाने का तेल वहां से जो है ना सस्ता हो जाएगा आपका। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल अस्लम, आपने हमें टाइम दिया जी। बहरहाल एक व्यू तो आया, भट्टी साहब महंगाई भी मानी उन्होंने, कल इमरान खान साहब ने भी महंगाई मानी, और कुछ उन्होंने पॉजिटिव भी बताए, कुछ आलमी प्रेशर भी उन्होंने हमें बताए। आलमी प्रेशर तो है काजी साहब, हुकूमत ने जो भी एफर्ट्स की, बेशक $1 की भी की, मैं समझूँ ठीक है, लेकिन
गुजारिश है, ये आलमी कंपैरिजन बनता नहीं। बाहर यहाँ तो आपकी आमदन देख रहे ना कितनी है, बाहर के लिहाज से हैं तो फिर उनका ज़रूर कंपैरिजन करें, 100 दफ़ा करें। आपकी कंपैरिजन इनकम, माहाना इनकम कितनी है, इधर 80% लोगों की इनकम 20,000 से कम है, 25,000 से, उनका कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं? एक तो है ना कि जब अगर $80 बैरल 84 पे चला गया है तो वो तो इनके हाथ में नहीं, और जब पेट्रोल बढ़ेगा तो फिर हर चीज़ बढ़ेगी। कैसा पेट्रोल बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगी। इधर मेरी सबमिशन ये है कि मैं फिर आपसे ही सवाल करता हूँ, इधर तो 1% अशराफिया के इतने वकील हैं कि 99% बंदों की बारी नहीं आती। जाहिर है 33% मैं कह रहा हूँ कि बिजली अब चीनी 130 रुपये हो गई, वो कह रहे हैं जी मिलें कर रही हैं, तो ये हुकूमत का काम है ना मैनेज करना। ऑयल की उसको रेगुलेटरी रिजीम जो है बहुत वीक है। क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। ये जो इंडिया ने मैच जीता है, तो एक दफ़ा पहले भी पाकिस्तान के को बाहर रखने के लिए मुबैना तौर पर इंडिया ने अपना एक मैच लूज़ किया था। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ हैं, वैसे तो बड़ा माल है इसमें जुआ भी आ गया है, मैच फिक्सिंग भी आ गई है, गन तो बहुत खुदा न खास्ता है मुबैना तौर पर। इसमें आपको ऐसी लगता है कुछ हुआ है? नहीं, एक तो एविडेंस है, आप देख लें, किसी अपना यूट्यूब पे चले जाएं, वर्ल्ड मीडिया देख लें, IPL में तो टीमों की टीमें बैन हुई हैं। इंडिया में जुए की बेशुमार ऐसी एविडेंस है। ये कोई हमको ये कोई रवायती पाकिस्तानी नहीं बोल रहा कि हर चीज़ हमने इंडिया के ख़िलाफ़ कर दी। ये तो स्टैब्लिश फैक्ट है कि जुआ इंडिया में है, क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है 90s में हम बात कर रहे थे, क्रो क्या नाम था उसका, और ये अफगानिस्तान के मैच पे क्या है? देखिए कहानी भट्टी साहब जो मुझे समझ आई है, ये मेरी राय है, आप उसको सच ना समझिए। पॉइंट ये, इंडिया जो इस वक्त पूरी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है ICC जो चलाती है सारा क्रिकेट, उसको देता है 90%। तो दुनिया बेसिकली जोरावर की, ये मुझे समझ आई है। और काजी साहब ने हमें ये समझाया। वो क्या बात क्या हो रही थी जब टॉस कर रहे थे? वो बता रहा हूँ ना, काजी साहब ने हमें बताया दुनिया पैसे की है, दुनिया ताकतवर की है। मुझे ये समझ है कि अगर वहाँ से वो निकल गया, इंडिया इस टूर्नामेंट से निकल गया, तो ये $1 बिलियन का लॉस होगा। तो जिनकी ये दुनिया है वो इंडिया को इस तरह निकलने देंगे। और नंबर 2 जो सबसे अहम बात है, अफगानिस्तान एक्सट्रीम क्राइसिस में है। अफगानिस्तान की टीम और रैकेट है कि हम इंडिया के रहमो करम पे हैं, हम उन्हीं के पैसे से हैं, उन्हीं के पैसे से खेलते हैं। तो वो क्या कहते हैं, जिस साहब आप खाते हैं तो शर्माते तो हैं ना। नहीं चलें, हमें ये भी याद है कि जो हंस क्रोनी जो साउथ अफ्रीका का था, 90s में बड़ा नाम था उसका। बड़ा मिस्टीरियस क्रैश था जहाज़ का, जिसमें वो मारा गया था। बहरहाल एक बात तो तय है कि जहाँ इस काले पैसे ने सियासत का बेड़ा गर्क किया है, वहाँ पे उसने स्पोर्ट्स की जो खूबसूरती, खेल को भी इंडिया तबाह कर रहा है। पहले इंडिया दहशतगर्दी में नंबर ले गया, अब खेल में दहशतगर्दी पैसे जी ला रहा है। नज़ीर नाजी साहब की बड़ी खूबसूरत बात पे क्लोजिंग करते हैं। उन्होंने कहा यार मैच पे पैसे लगा लो, पर पैसों के जरिए मैच का रिजल्ट ना बदला करो, क्योंकि रिजल्ट बदल देने से मैच की खूबसूरती जो है, रिजल्ट बदलने के तो पैसे लगते हैं। मतलब कि रिजल्ट, अब हम मैच देखते हैं तो यही शक होता है कि यार फिक्स हो गया है। नहीं गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो हमें बता दें कि कैपिटलिज्म चीज़ क्या है, कि इस सिस्टम में अगर इंडिया निकल जाए तो ये आप समझ ही नहीं सकते, अरबों का नुकसान है। ये आप समझे पॉइंट जो मैं दे रही हूँ। लेकिन बात ये है कि अरबों का नुकसान किसका है? ये जो जिनकी दुनिया, जो मीर दुनिया है, वो जो अरब 1.25 अरब बंदे वहाँ रह रहे हैं। साहब अगर खेल को जुए के सर पे रखना है, नजायज पैसे के सर पे रखना है, तो फिर है नहीं साहब। आपकी बात एक सेंसेबल है, एक साफ सुथरी बात है, जो मगर रियलिटी मेरे ख्याल में ऐसे नहीं है। काजी साहब आप इस रियलिटी का जवाब तो आप दे। मैं बस भट्टी साहब, इस जुए को और हराम के पैसे को स्पोर्ट्स से और सियासत से अगर बाहर नहीं निकालते आप, तो फिर आपको ना मतलब है कि वोट लेने वालों को ज़्यादा इज्जत देनी पड़ेगी और वोट की कोई इज्जत नहीं होगी। नोट की इज्जत है ना, मतलब फिर आसान। जी हमारे हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर को मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।